जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों जल्दी आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, धमाकेदार कक्षा, जिसका आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है 26। दोस्तों 25 सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। साइंस से 15 क्वेश्चन जो हम डेली कवर कर रहे हैं, इनके नोट्स मैं आपसे बनवा रहा हूं और हर दिन आप इसका रिवीजन मेरे साथ कर रहे हैं। दोस्तों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप बता सकते हैं। अगर किसी विषय में आपको प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आता, तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख अपनी प्रॉब्लम्स लिखें और मुझे बताएं। अगर आपको मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर संपर्क करें। वो समस्या अभी खत्म हो सकती है दोस्तों, पर पेपर के एक दिन पहले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उन्हें हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा और उनका निदान जल्दी से जल्दी आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में साइंस से पूछे जाने वाले फिर टॉप 15 क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज हम 26 सेशन पढ़ेंगे। अभी तक 25 सेशन पढ़ा चुका हूं। बहुत अच्छे प्रश्न मैंने आपसे शेयर किए और आगे भी जितने भी श्रृंखला भी होने वाली है उनमें हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए वीडियो को। ये आपका अपना वीडियो है, ये आपके अपनी ऑनलाइन परिवार है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आज के 15 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं तो हम लोग देखते हैं। आज की श्रृंखला में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो जहां से हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी स्टार्ट किया है। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निकालो कॉपी और पेन और मेरे साथ हेडिंग डालते हैं। पहला प्रश्न, जो प्रश्न हमारे सामने है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, 7 मूल मात्रक होते हैं और इन 7 मूल मात्रकों के ही नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने लंबाई पढ़ा, लंबाई के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर द्रव्यमान या मास पढ़ते हैं। द्रव्यमान के अलावा तापमान भी आप पढ़ते हैं, तापमान। इसके बाद विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के अलावा समय पढ़ते हैं, समय। और नंबर 6 पर आता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और नंबर 7 पर आता है ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों ये 7 ऐसे यूनिट है जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। इन सभी का यूनिट आपको पता होना चाहिए। लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तापमान होता है केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला या सीडी। तो तापमान का एसआई मात्रक हमसे पूछा गया, केल्विन सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा। हमने कैंडेला अभी डिस्कस किया, ज्योति तीव्रता, एम्पियर विद्युत धारा और मोल पदार्थ की मात्रा। फंडामेंटल यूनिट को लेकर आपका एग्जाम्स हमेशा एक प्रश्न पूछता है, तो हो सकता है इस बार आपकी शिफ्ट में कुछ भी आ जाए, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लोकेशन को चेंज किया जा रहा है तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन है विस्थापन, या फिर ऑसिलेटरी मूवमेंट, दोलन गति बोलेंगे, या शुद्ध गति की, या फिर सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर वस्तु की स्थिति में बदलाव हो रहा है तो यहां सही जवाब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो ये दोस्तों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट में चेंजेस। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पर है और यह बी पर हमें जाना है, तो हम लोग देखते हैं कि विस्थापन है क्या चीज। तो विस्थापन यहाँ पर होता है, एक विस्थापन हो जाता है न्यूनतम दूरी। बट आप इसको समझिएगा कि यहाँ पर ए पर कोई ऑब्जेक्ट था और जिसे हम लोग बी तक ले जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए वस्तु की स्थिति में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया, यानी कि बल लगाकर वस्तु की स्थिति को बदला गया।
और वस्तु की इस स्थिति में बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन के नाम से या डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो F होता है या फिर किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है, तो F इंटू एस, यानी कार्य बराबर हो जाएगा किसके बराबर, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है और विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों वस्तु अपनी स्थिति से जब हट जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे विस्थापन के नाम से जाना जाता है और विस्थापन को मापने के लिए हमें मीटर इस्तेमाल करना पड़ता है। मीटर एक यूनिट है। तो सही जवाब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है एग्जाम में, इन्हीं से रिलेटेड। मैंने नहीं बोला है कि यही प्रश्न आएंगे, बट आपको इतना नॉलेज इस सेशन को देखने से हो जाएगा कि आप अपने एग्जाम्स के सारे प्रश्न बना पाओगे। हमारी यही उम्मीद है दोस्तों, मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आपको वास्तविकता से हम परिचय करवा रहे कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन थर्ड है आपके लिए कि आंख का लेंस कैसा होता है। आपने आंखों के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है उस लेंस की प्रकृति कैसी होती है, वो उत्तल प्रकार का होता है, अवतल प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल दोनों होगा, या ये मानव की आयु पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा कि एज के ऊपर लेंस की डिपेंडेंसी है, या फिर उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का, तो ये तो बाइफोकल लेंस होना चाहिए, द्विफोकसी लेंस, ये भी नहीं होगा। अब रहा सवाल हमारे पास उत्तल। उत्तल को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, लेंस के नाम से, और ये होता है कॉनकेव। तो दोस्तों इनमें से कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग आंखों के लेंस की बात करें तो आंखों में जो लेंस होता है वो लेंस होता है उत्तल प्रकार का, यानी कि कॉन्वेक्स टाइप का लेंस। आंखों में किस प्रकार का लेंस होगा दोस्तों, उत्तल प्रकार का लेंस होता है। तो लेंस और मिरर हर सेशन में एक प्रश्न में लेकर आ रहा हूं आपके लिए जो बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर को लेकर है, फिजिक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह किसका सूचक है, किस चीज को इंडिकेट करता है बैरोमीटर का राइज अप होना। दोस्तों बैरोमीटर है क्या, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। क्या होता है, बार। और इसको मेजर किससे किया जाता है, बैरोमीटर से। अब दोस्तों ध्यान रखना है, बैरोमीटर के वापस हम थ्री रीडिंग जो है यहाँ पर देखते हैं, इसके 3 अलग अलग रीडिंग या पाठ्यांक यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। पहला पाठ्यांक की अगर इसका रीडिंग या बैरोमीटर में जो पारे का लेवल है वो सडनली फॉल डाउन हो, अचानक नीचे गिरे, तो जब बैरोमीटर में रीडिंग अचानक नीचे जाती है, अचानक नीचे की तरफ जाती है, तो ये आंधी आने की संभावना को दिखाता है, आंधी या फिर तूफान, कोई स्टॉर्म हो सकता है या साइक्लोन आ सकते हैं, इस तरीके से। अगर धीरे धीरे ये अगर हम लोग देखें डाउन जा रहा है, तो धीरे धीरे अगर नीचे गिरे धीरे धीरे अगर नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है, वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अगर ये राइज अप कर रहा है, ऊपर चढ़ता है, अगर ये ऊपर चढ़ता है तो दोस्तों ध्यान रखना है मौसम साफ रहने की संभावना है। अब आपसे क्वेश्चन में केवल एक बात पूछी, इस सेशन का यही मतलब है कि एक बात पूछे जाने पर आपने उस पूरे बैरोमीटर को मेरे साथ यहां पर पढ़ लिया है। दोस्तों इस क्लास का यही फायदा है जो आपको एग्जाम्स में नजर आएगा। देखो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर डेली क्लास लेकर आ जाते हैं, हम क्यों पढ़े डेली, हम तो आखिरी की क्लासेस देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे पास ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इस बार आपको 48 प्लस स्कोर करके दिखाएंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि जो तैयारी मेरे पास स्टूडेंट्स की ऑफलाइन बैचेस में, दोस्तों बिलीव मी कि बहुत ही जबरदस्त पेपर देने वाले बच्चे इस बार, क्योंकि अच्छी तैयारी है इस बार स्टूडेंट्स की। ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ, अब हमसे यही पूछा ऊपर उठता है तो यहाँ पर सुंदर मौसम, तूफान का, वर्षा का, ओला गिरने का। चलिए यहाँ पर दिया है सुंदर मौसम, है ना, तो सुंदर मौसम यानी कि मौसम साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, इसी बात का ये घोतक माना जाता है। तो बैरोमीटर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है इथेनॉल का रासायनिक फॉर्मूला आपको बता देना, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल किसे कहा जाता है। देखो तो एग्जाम में अगर आता है मैथेनॉल, तो मैथेनॉल क्या होता है, तो मैथेनॉल होता है CH3OH, जिसे हम लोग मैथिल एल्कोहल कहते हैं। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीछे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है ना, OH ग्रुप आता है, किसी भी फॉर्मूले में पीछे OH ग्रुप आता है तो आपको समझना है कि ये अल्कोहल है। क्या है ये, अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप में पीछे जो प्रत्यय होता है
वो OH होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में खैर ऑर्गेनिक इतना लेवल का नहीं आता है, बट आपको अच्छे लेवल पढ़ लेना है मेरे हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल होता है इसी का सेकेंड मेंबर C2H5OH। इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल। और दोस्तों इसी का उपयोग है ना शराब बनाने में किया जाता है। शराब उद्योग में जो अल्कोहल यूज किया जाता है, ये जहरीली शराब होती है, इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु और व्यक्ति अंधा हो सकता है। ये शराब होती है जो शराब में मिलती है, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो दोस्तों सही जवाब C2H5OH। तो हमारे लिए अच्छा ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है। चलिए C2H5OH ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी मैं ले रहा हूं, धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस का लेवल अब जा रहा है। दोस्तों अब मुझे वो क्वेश्चन टारगेट करना है आपके जहां पर आप चीजें छोड़ कर आते हैं। अब मुझे वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं छोड़वाना है। तो बिलीव मी कि पूरा पेपर सेट आपका इस सेशन से होना है, हमारी श्रृंखला से होना है दोस्तों। तो आप सेशन को खूब शेयर कीजिए, अपने सभी जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है उनमें आप शेयर कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें। चलिए दोस्तों सही मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केमिस्ट्री का एक प्रश्न है कि दी गई नीचे एक समीकरण है, उसमें x का मान क्या होगा। इस समीकरण में x का मान आपको बताना है। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसकी रिएक्शन हमने HCl से करवाई, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया। तो यहाँ x ब्लैंक स्पेस है, इसकी जगह पर यह क्या होगा वो आपको बताना है। और CO2 प्लस H2 यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकला, ये बाई प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर। तो दोस्तों बचा हुआ हमारे पास है क्या? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सोडियम 2 था यानी कि 2 हमारे पास Na बचता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन हमारे पास आ चुका है और क्लोरीन भी बच गया हमारे पास। हाइड्रोजन तो वैसे भी आ गया ना यहाँ पर, क्लोरीन हमारे पास बचता है। और कितना क्लोरीन बचता है? तो 2Cl बचता है। अब अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं तो ये बन जाएगा 2NaCl। क्या बनेगा? 2NaCl। तो क्या इस X की जगह पर 2NaCl आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। इस रिएक्शन को आप इस तरीके से बैलेंस कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आपके लिए दे के रखिए दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में संभावनाएं हैं, आ सकते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, क्या खाया जाता है, मॉडिफिकेशन को लेकर। और देखो पिछली बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पिछली बार सबसे बड़ा आर्मी जीडी के पेपर्स में अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इस बार आपको क्या करना है। बायोलॉजी सेक्शन में बोटनी वाला जो टर्म है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बॉटनी में क्या क्या टॉपिक दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप लोग पेपर में बैठकर मुझे याद करोगे, क्योंकि पिछली बार 4-4 प्रश्न आपको एक ही सेक्शन से देखने को मिले थे। इसमें आपको सबसे पहले तो प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है पूरा। प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उठकर, प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा कवर कर लो। प्लांट टिश्यू अच्छे से पढ़ लो, प्लांट टिश्यू अच्छे से पढ़ लो सारे, क्योंकि पिछली बार यहां से तांडव हुआ था पेपर का। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, सारे ऊतक यहां से इस बार पिछली बार आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे एक ही शिफ्ट में। तो भरोसा रखिए इस बार जितना बताया गया ना उतना पढ़ लो। हमने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से बॉटनी को कवर करवाया इस बार स्टूडेंट से। तो अगर आपको हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोई मिल जाता है तो आप उससे भी नोट्स ले सकते हो दोस्तों, मदद मिलेगी आपको। तो अगर कोई ऑफलाइन बच्चा मिलता है उससे नोट जरूर ले लें आप, ताकि ये कवर हो जाए। इसके अलावा प्लांट मॉर्फोलॉजी भी आप लोग पढ़ लीजिए। प्लांट मॉर्फोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी या आकारिकी होता है, इसी का एक प्रश्न है दोस्तों। देखो तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं कवर कीजिए अगर नहीं कर रहे हो तो, अदरवाइज पछतावा होगा आपको मेरी बातों पर। चलिए तो सही जवाब देखते हैं, आलू क्या है। तो आलू पौधे का तना वाला भाग माना जाता है, स्टेम वाला भाग माना जाता है। अब तने में कौन कौन सी चीजें हम लोग खाते हैं, देखो आलू हमने खाया तो आलू एक तना है। आलू, अदरक, अदरक एक तना है, जिंजर या जिंजिबरा ऑफिसिनेलिस। हल्दी, हल्दी भी हम लोग तना वाला भाग खाते हैं। इसके अलावा प्याज, प्याज में हम तना खाते हैं। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर प्याज में तो हमने जड़ खाई। डियर आपने प्याज में जड़ नहीं खाई, प्याज इस प्रकार का होता है, इस प्याज में जो रूट्स होती है वो तो नीचे की तरफ है ना। तो हमने खाया क्या? हमने खाया ये स्टेम वाला भाग, जो स्टेम होता है स्टोरेज फूड वाला भाग होता है, ये खाया जो सल्क होते हैं। प्याज के बाद में लहसुन में भी हमने क्या खाया? तो लहसुन में भी हमने यही खाया। तो दोस्तों ये आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, अरबी में भी हम लोग क्या खाते हैं? तो अरबी में भी हम लोग तना खाते हैं, इतना ध्यान रखना।
ये सारे सब टर्म्स आ सकते हैं। तो मैंने तने को लेकर देखिए कितना डिस्कशन किया है, इसी क्लास की रिक्वायरमेंट आपको है और ये क्लासेस यहाँ पर आपको दी जा रही है दोस्तों। चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करने वाले। आलू क्या है? तो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 8, शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व इनमें से कौन होना चाहिए? तो B12, प्रोटीन या वसा या कार्बोहाइड्रेट। देखिए एक न्यूबॉर्न बेबी है और उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से उसके अंदर मसल्स फॉर्मेशन हो, यानी मांसपेशियों का निर्माण हो, उसके अंदर सेल्स डेवलप हो, उसके अंदर टिश्यूज बने। तो हम लोग चाहेंगे कि उसे प्रोटीन दिया जाए, यानी प्रोटीन उसके विकास के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि मसल फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल है। मांसपेशी की कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। हमने कहना है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाली चीज है मांसपेशियों का निर्माण, शरीर की मरम्मत करना, ये प्रोटीन का काम है। अब दोस्तों सवाल आता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। ये चार टर्म आप लोगों को याद रखना है। आपकी परीक्षा में इस बार एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि सभी एंजाइम क्या है? सभी एंजाइम क्या है? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये इसका आंसर रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो विकास के लिए जरूरी क्या? तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी प्रोटीन माना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक स्थायी वस्तु में क्या रहता है? स्थायी वस्तु का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो रुकी हुई अपनी जगह पर। अब आपने देखा कि बांध बनाकर आप पानी को रोकते, तो बांध बनाकर पानी को आपने रोका, पानी रुका हुआ है, तो उसमें क्या पैदा हुआ है? यानी कि हम देखेंगे कि उसमें वेग है, वेग तो होगा नहीं। अब वेग नहीं है तो संवेग भी नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम क्या होता है? आप P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो है ही नहीं, हमने हटा दिया। त्वरण भी क्या है? तो त्वरण भी वेग में परिवर्तन की दर, ये भी नहीं होगा, यानी होगी क्या? ऊर्जा। अब दोस्तों कौन सी ऊर्जा निहित होती है स्थिर वस्तु में? तो इसकी नाम है ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा इसको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी हर एक रुकी हुई वस्तु के अंदर, स्थित ऊर्जा। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, आप लिख दीजिएगा। जैसे चाबी भरने वाले खिलौने, चाबी भरने वाले खिलौनों में कौन सी ऊर्जा? चाबी भरने वाले खिलौनों में कौन सी ऊर्जा? तो ये भी स्थितिज ऊर्जा। यहां से क्वेश्चन आएगा, लिख दीजिए, इंपोर्टेंट नोट डाल के लिख दीजिए अपनी कॉपी में। चाबी भरे जाने वाले खिलौने में कौन सी ऊर्जा? तो यही ऊर्जा होगी। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ रासायनिक सेल होते हैं हमारे पास, केमिकल सेल, तो रासायनिक सेलों में कौन सी ऊर्जा? तो रासायनिक सेलों में भी यही ऊर्जा। खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा? तो खींचे हुए धनुष में भी, खींचे हुए डोरी या खींचे हुए धनुष में भी यही ऊर्जा होगी। बांध बनाकर पानी को रोकना, तो बांध बनाकर पानी को रोकना, बाकी चीजें आप लिख लेना। बांध बनाकर पानी को रोकना स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी में भी ये ऊर्जा होगी। या फिर जो टाइमर बॉम्ब होते हैं, टाइमर बॉम्ब होते हैं, एक निश्चित समय के बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, एक समय सेट किया जाता है इनके अंदर। तो दोस्तों काफी सारी चीजें हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता है। जो रुकी हुई वस्तु के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों पढ़ाना मेरे हिसाब से आसान है, इतना पढ़ाना टफ नहीं, पर मैं आपको ये बोलूंगा पढ़ाना कहाँ टफ होता है, कहाँ मुश्किल होते हैं, कि जैसे मैं आप लोगों को एक टॉपिक को लेकर इतनी सारी बातें जो आप ही के एग्जाम्स का कंटेंट है वो बता रहा हूं, ये बातें आपको नहीं मिल पाएगी, ये बातें आपको नहीं मिल पाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, तो आप बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि एक साथ एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर मिल रहा है आपको दोस्तों। तो चलिए यहां पर चीजें हैं, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मेहनत एक तरफा होती जा रही है आप लोगों के लिए। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि तैयारी आपकी जबरदस्त हुई है या 1% यहाँ का इस सेशन का फायदा आपको मिला है, तो दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ये मैंने बोला था कि अगर आप सब्जी को ज्यादा समय तक उबालते हैं या नष्ट करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं या ज्यादा हीट देते हैं, तो विटामिन सी सबसे पहले क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का डिसीज होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है। दोस्तों कई बार मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है। विटामिन अच्छे से पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आ सकता है आपकी शिफ्ट में,
विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, और इनके जितने भी रोग हैं मैं डिस्कस कर लेता हूं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी हो जाती है या फिर बांझपन बोल सकते हैं महिलाओं में, और इसे ही सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन, संक्रमण के प्रति रक्षा करता है। रेटिनॉल इसका नाम है और आंखों से जुड़ा हुआ ये विटामिन होता है। ये इतनी सारी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अर्जेंटाइन किसका एक अयस्क माना जाएगा? चलिए, तो आयरन जैसे जितने भी मेटेलिक और होते हैं, धातुओं के अयस्क होते हैं, एक प्रश्न आपसे यहां से भी बनेगा। दोस्तों मैं टॉपिक बताते जा रहा हूं, आप देखो तो धातु के जितने भी अयस्क हैं, मेटल और हैं, अयस्क हैं, इन अयस्कों को लेकर आप एक प्रश्न हमेशा से कर लीजिएगा। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, कोरंडम है, बॉक्साइड है, कोरंडम है ना। आयरन की बात करें तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, आयरन पायराइट है, ढेर सारे नाम है। तो अर्जेंटाइन इनमें से किसका अयस्क माना जाएगा? दोस्तों एल्यूमिनियम के दो अयस्क काफी पॉपुलर है और एग्जाम में आते भी है, बॉक्साइड, एक तो बॉक्साइड हो जाएगा और एक हो जाएगा कोरंडम, है ना, फेल्सपार या कोरंडम। तांबे में आप क्यूप्राइड याद रखें, क्यूप्राइड, तो क्यूप्राइड, रूबी कॉपर, क्यूप्राइड या फिर रूबी कॉपर, रूबी कॉपर, तो ये सब कॉपर के अयस्क माने जाते हैं। सोना काल्वेराइट, काल्वेराइट सोने का एक अयस्क माना जाता है, काल्वेराइट। और अगर चांदी की बात करें तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब चांदी के अयस्क माने जा सकते हैं। तो एग्जाम में एक चीज और आती है कि अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन में आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कि चांदी को एजी क्यों लिखते हैं, चांदी का नाम एजी क्यों है? तो चांदी को लेटिन भाषा में अर्जेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्जेंटम। और दोस्तों इसी से मिलता जुलता नाम आपको नजर नहीं आ रहा, अर्जेंटाइन? तो अर्जेंटाइन जो है अर्जेंटम से मिला हुआ है, इसलिए चांदी का ये एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा आपके लिए। तो दोस्तों हम लोग बता भी रहे तरीका कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। आपकी जो भी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको किस सब्जेक्ट में तकलीफ है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट्स को आपका ठीक किया जाए, क्योंकि अभी अपने पास समय थोड़ा थोड़ा कम बचा है। तो आप सीरियस रहिए, अब जरा सीरियस रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही माना जाता है? सर्वत्र ग्राही, यूनिवर्सल डोनर, अच्छा यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला है, सर्वग्राही। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो ए बी होता है, ये ए बी सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सभी से ले सकता है। अच्छा अगर ए बी में भी पूछ लिया जाए तो ए बी में कौन? तो ए बी अगर हम लोग देखें तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है दोस्तों तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। और अगर सर्वदाता को हम लोग देखें तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस होगा। वैसे तो ओ ही पूछा जाएगा आपसे, परंतु अगर यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव का मैटर हो तो आपको क्या बता देना है? ओ नेगेटिव बता देना है। तो कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, लाइक नहीं किया ना आपने, मुझे पता है, आप लाइक कर दीजिए और कमेंट्स जल्दी से छोड़िए अपना। कमेंट्स में अच्छी बातें लिखना है कि सेशन लग कैसा रहा है आप लोगों को। तो बी इसका आ जाएगा, ए बी, ए बी इसका आ जाएगा सही जवाब। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? टीएनटी विस्फोटक किससे बनाया जाता है? तो यूनिक क्वेश्चन जो आपके इसमें आता है केमिस्ट्री से, दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस तरीके के। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसको लिखते हैं टीएनटी, एक प्रकार का विस्फोटक है, तो इसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन, ट्राई नाइट्रोटालुइन। अब ट्राई नाइट्रोटालुइन मतलब ये बना किससे? टालुइन से बना या फिर किससे बना बताइए? तो टालुइन इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। थोरियम, थोरियम आपको पता ना TH है 89 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये मोनोजोइड रेत इसका अयस्क है, मोनोजोइड रेत, मोनोजोइड रेत थोरियम का अयस्क माना जाता है। दोस्तों थैलिक एसिड, यहाँ फिनॉल वगैरह है, आपको ध्यान रखना है। टालुइन सही जवाब है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही ट्राइनाइट्रोटालुइन है, TNT का एक जबरदस्त ये विस्फोटक माने जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न 14 क्वेश्चन है, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? तो सभी मेरे प्यारे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि मार्स गैस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। CH4 कहाँ कहाँ ये पाई जा सकती है? तो मैं बता दूं कि ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली गैस है, दलदली क्षेत्रों में ये गैस पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से क्षेत्रों में? तो दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में ये गैस पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें धान के खेतों में ये गैस पाई जाती है, धान के खेतों में ये गैस पाई जाती है। इसके अलावा जुगाली करने वाले जानवर,
तो जुगाली वाले जानवर जो होते हैं उनमें भी, उनके मुख से भी ये जो गैस होती है निकलती है। इसे हम लोग मार्श गैस या मीथेन, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, बायोगैस और नेचुरल गैस का मुख्य घटक और सीएनजी का भी मुख्य घटक मानते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में अच्छे से पढ़ा दिया है। आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिख दीजिएगा। तो एक प्रश्न यहां से बनेगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि घर के अंदर जो विद्युत परिपथ होते हैं वो किस क्रम में जुड़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं हमारे, तो जो अप्लायंसेस है वो जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। सभी का स्विच अलग अलग होता है ना, तो सभी का स्विच जैसे आप लोग देखोगे यहाँ एक क्रम गया, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है और यहाँ एक रेसिस्टेंस है। तो ये हो गया R1, R2 और R3। तो इस फॉर्म में आप देखोगे तो यहाँ अलग अलग प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम ये होता है। और अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहो तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार के जुड़ेंगे कि एक प्रतिरोध यहाँ पर है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है और एक प्रतिरोध यहाँ पर है। इस प्रकार जो सजावटी लाइटें होती ना, जैसे सीरीज वगैरह लेकर आते हैं तो घरों में लगाते हैं हम लोग त्योहारों पर, तो वो इस क्रम में लगी होती है। अगर एक बल्ब स्टार्ट का बंद हो जाए तो दूसरा सारे बल्ब जो है बल्ब बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज कि हमारे घर में कौन सी धारा आती है, तो हमारे घर में जो धारा प्रवाहित होती है, इस धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर में सप्लाई की जाती है, जिसे हम लोग अल्टरनेट करंट या एसी करंट के नाम से जानते हैं। और कितने वोल्ट की धारा आती है, तो कितने वोल्ट की धारा आएगी, तो ये आती है 220 वोल्ट की धारा हमारे घर में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो घरों में विद्युत धारा कितनी मात्रा दी जाती है, कितनी वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हमारा कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? बस ये जश्न हमारे साथ भी मनाना है आपको। देख सकते हैं ये काफी जबरदस्त लास्ट वैकेंसी के हमारे बच्चे हैं जो निकले हैं, और बहुत ही अच्छा जश्न हुआ था देवास में इनका। तो ये जश्न, अगला जश्न आपके साथ होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी एग्जाम की तैयारी में अच्छे से भिड़े रहे आप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में।